क्राइम तो क्राइम है और क्रिमिनल तो क्रिमिनल, लेकिन क्राइम की भी बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री के बाहर कदम गए तो फिर मामला पहुंच जाता है टेरर तक। आतंकवाद जिसकी जड़ें देशद्रोह वाले डीएनए से जुड़ी होती हैं। मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी, उगाही, रियल एस्टेट, ड्रग्स, हथियारों की सप्लाई, बॉलीवुड, क्रिकेट, डी कंपनी जरायम के हर मुमकिन तरीके अपना रही थी। लेकिन अभी वो हो गया जिसके बाद डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम देश छोड़कर भाग गया। मार्च 1993, दिन फ्राइडे, जगह मुंबई। मार्च 1993 को शुक्रवार का दिन था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आम दिनों की तरह हलचल थी। तभी दोपहर के 1:30 बजे एक्सचेंज की 28 मंजिला इमारत का बेसमेंट एक जोरदार धमाके से दहल उठा। इस हमले में 50 लोग मारे गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके आधे घंटे बाद दूसरा धमाका एक कार में हुआ और फिर एक के बाद एक धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ। 2 घंटे के अंदर पूरे मुंबई में 12 जगहों पर 13 धमाके हुए थे। 1993 में 12 मार्च का वो काला शुक्रवार सीरियल ब्लास्ट से लहूलुहान हुई थी मुंबई। 257 लोग मारे गए थे। धमाकों में 713 लोग घायल हुए थे। शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग में धमाके, प्लाजा सिनेमा, सहारा एयरपोर्ट पर ब्लास्ट। पहले 12 धमाकों की खबर आई थी, फिर पता चला 12 नहीं 13 धमाके हुए थे। दाऊद इब्राहिम था मास्टरमाइंड। मुंबई दंगों के कुछ ही समय बाद धमाके हुए थे। कहा गया कि धमाके इन्हीं दंगों का बदला था। दाऊद भारत पहले ही छोड़ चुका था। बाहर से बैठकर टाइगर मेनन के जरिए साजिश रची। ना तो दाऊद कभी पकड़ा गया, ना ही टाइगर। इन धमाकों के बाद सालों तक कोर्ट में सुनवाई चली। 12 आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। इसमें याकूब मेमन भी था, जिसे 2015 में फांसी पर लटका दिया गया था। याकूब मुख्य आरोपी टाइगर का भाई था। इन धमाकों से जुड़ी एक साइड स्टोरी भी है, जिसमें संजय दत्त का नाम आया था। संजय दत्त को साल 2006 में मुंबई की टाडा अदालत ने AK-56 रखने का दोषी पाया, लेकिन अन्य आरोपों में बरी कर दिया गया था। धमाकों से मुंबई छलनी हुई थी, रक्त रंजित हुई थी और पूरा देश आहत, सकते में, सन और स्तब्ध। धमाके बाहर बैठे भगोड़े दाऊद ने करवाए, जमीन पर साजिश टाइगर मेमन ने रची। तफ्तीश मुश्किल थी। जांच का जिम्मा राकेश मारिया को सौंपा गया था। राकेश मारिया की गिनती मुंबई पुलिस के तेज तर्रार अफसरों में। उस समय मारिया DCP ट्रैफिक हुआ करते थे। जांच के लिए 150 से ज्यादा टीमें बनाई गई, जिन्होंने अलग अलग शहरों में सबूत जुटाए। 4 नवंबर 1993 को 1000 पन्ने की प्राथमिक चार्जशीट दायर। 19 नवंबर 1993 को CBI के हाथ में केस गया। शुरुआती जांच में धमाकों का बॉलीवुड लिंक मिला। पुलिस ने संजय दत्त को गिरफ्तार किया। संजय मॉरिशस में आतिश की शूटिंग कर रहे थे। लौटने पर संजय दत्त गिरफ्तार। संजय दत्त ने AK-56 रखने की बात कबूली। नवंबर 2006 में मुंबई की टाडा अदालत का फैसला। 600 लोगों की गवाही और सबूतों के आधार पर आया फैसला। याकूब मेमन, संजय दत्त समेत 100 दोषी ठहराए गए। 23 लोगों को बरी कर दिया गया। संजय दत्त AK-56 रखने के दोषी ठहराए गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध हथियार रखने का दोषी माना। संजय दत्त को 5 साल की सजा हुई। मुंबई की टाडा अदालत ने 93 ब्लास्ट केस में मेमन फैमिली के 4 लोगों को दोषी ठहराया था। याकूब मेमन, यूसुफ मेमन, ईसा मेमन और रुबीना मेमन। टाइगर इनका ही भाई था, जो कभी पकड़ा नहीं जा सका। याकूब मेमन को 30 नवंबर 2015 को मुंबई के यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। उस ब्लैक फ्राइडे के बाद दाऊद एक गैंगस्टर नहीं रह गया था। वो महज अंडरवर्ल्ड का एक डॉन नहीं था, वो बन गया था ग्लोबल टेररिस्ट।
जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर भारत को छलनी कर रहा था। बेगुनाहों के खून से उसके हाथ सन चुके थे। वैसे इन धमाकों के बाद मुंबईया अंडरवर्ल्ड पहली बार मजहब के आधार पर बंट चुका था, ये भी कहा जाता है। इस मुद्दे पर एपीएन न्यूज ने एक्सपर्ट से बात की। बाइट। ये एक बनाया हुआ, एक सोचा हुआ, एक कहना चाहिए मेटाफोर है बेसिकली, या एक कहानी या किस्सा गढ़ा हुआ है कि 1993 12 मार्च के जो बम धमाके थे उसके बाद में मुंबई अंडरवर्ल्ड में हिंदू और मुसलमान की या सांप्रदायिक या जातीय जो है वो लकीरें खींची थी और उनमें अलगाव हुआ था। सच तो यह है कि 80 के दशक से ही इन लोगों के बीच में हिंदू और मुसलमान, मराठी और नॉन मराठी, ये जो दो अलग अलग वर्टिकल्स हैं ये पहले ही बन चुके थे। यही कारण है कि जब ये पूरा का पूरा एक्टिविटीज़ चल रही थी, अंडरवर्ल्ड शेप ले रहा था, उस समय भी हालात ये थे कि दाऊद इब्राहिम को लेकर के जितने भी दूसरे जो धर्म के गिरोहबाज थे, जैसे अशोक जोशी हुए या अन्य गिरोहबाज, उनके मन में हमेशा ये संदेह रहा करता था